दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीपीसी में रेलवे जितने भी अभी तक एग्ज़ाम करवाई है उसमें जितने भी जीएस के भाग आए हैं वो सभी के सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। यह पैटर्न तब तक चलेगा, यह सीरीज़ तब तक चलेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाते, या तो फिर एग्ज़ाम होने से पहले भी अगर प्रश्न सारे के सारे करवा लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी में आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से चलाए जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत बन होकर इस सेट से जुड़ जाइए, ठीक है। तो जीएस के वही प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है और दिसपुर असम की राजधानी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, जो फ्लिपकार्ट है वो एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, जिसे बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, कौन थे? बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल इन दोनों ने मिलकर 2007 में जो है यह कंपनी स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हालांकि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न तो आपको जानना बनता है, अगर नहीं जानते हैं तो भी आपको यह पता हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादक राज्य से हम बताएं कि बिहार में भी चाय होता है, यह एक बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यह आगे की सीरीज में मिलेगा यह प्रश्न बिहार से। इसके अलावा तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार जो हमने अभी बताया बिहार में भी होता है, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा में भी होता है चाय, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक चाय उत्पादक जो है वो असम में होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह आपको आंसर पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, यह प्रश्न जो है वो 2017 के एक सेट में आया हुआ है, तो वहाँ पर 2017 से 2013, यह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2013। तो यह प्रश्न 2017 में पूछा था। इस हिसाब से यह देखा जाए कि यह करेंट का प्रश्न नहीं बना, यह जीके के टर्म में आ गया, ठीक है। तो यह जीके के टर्म में आया था यह प्रश्न कि 2013 में अर्जुन पुरस्कार जो मिला था वो विराट कोहली को मिला था, ठीक है। यह पुरस्कार जो अर्जुन पुरस्कार होता है, जो लोग खेल में जो उत्कृष्ट उपलब्धि को प्राप्त करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2013। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो गया? ए। उत्तराखंड में है टिहरी बांध स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण जो है वो भागीरथी नदी पर किया गया है और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर, ठीक है, 261 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हीराकुंड के बारे में बात करें तो हीराकुंड बांध जो है भारत में है, भारत के उड़ीसा राज्य में है। संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वो किस नदी पर है? ये महानदी पर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो टिहरी है यह हमने पे भी बताया कि भागीरथी नदी पर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर को भगवत गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है? भगवत गीता की भूमि के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, कुरुक्षेत्र को,
ठीक है। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, किस राज्य में है, हरियाणा में है। ठीक है। इसे धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अमेजन के सीईओ कौन है। अमेजन की जो सीईओ है वो है जेफ बेजोस। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके अलावा ये जो सुंदर पिचाई हैं ये गूगल के हैं। ठीक है। और वारेन बफेट ये है किसके सीईओ, बर्कशायर हैथवे। हैथवे के सीईओ कौन है, वारेन बफेट। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्तूप कुषाण राजा कनिष्क द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्थापित की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। पेशावर स्तूप या इसको कनिष्क स्तूप के भी नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी यह कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो जो कनिष्क हैं यहाँ आपको पता चल गया होगा कि ये कुषाण राजा थे, कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है। यह ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जो अब कहाँ पर है, पेशावर में। पेशावर कहाँ पर है, पाकिस्तान के बाहरी इलाके में शाहजी देरी में स्थित है। ठीक है। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले के सांची शहर में स्थित है, जो एक बौद्ध परिसर है। ठीक। रामभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो हमने किसके बारे में बताया, देखिए सांची स्तूप के बारे में बताया। सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, सागर जिले के सांची शहर में। ठीक। उसके अलावा हमने रामभर स्तूप के बारे में बताया कि रामभर स्तूप जो है यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, कुशीनगर में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके अलावा केसरिया के बारे में भी अगर जाने तो केसरिया स्तूप जो है वो बिहार में है, चंपारण जिले में। पटना से लगभग 100-110-120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चंपारण जिले में है, तो इसको भी जान लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु, देखिए अब यह फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु पूछने का वहाँ मकसद क्या होगा, बस जाहिर सी बात है उसमें जो करंट होगा, करंट के इवेंट में हुआ होगा कुछ, तो उस हिसाब से फिनलैंड की राष्ट्रीय पशु पूछा होगा। फिनलैंड का फ्लैग पूछ सकता है, फिनलैंड का संसद भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्राउन भालू। भूरे रंग का भालू जो है वो फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। तो ब्राउन भालू, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूरा भालू। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण यानी व्यापारियों और पांड्या साम्राज्य में व्यापार करने वालों द्वारा किया गया था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पलैया जुम्मा पल्ली। पलैया जुम्मा पल्ली। पलैया जुम्मा पल्ली तमिलनाडु में बनने वाली पहली मस्जिद और भारत में 2री मस्जिद मानी जाती है। ठीक है। ये जो मस्जिद है तमिलनाडु में बनने वाली पहली मस्जिद है और भारत में बनने वाली यह 2री मस्जिद मानी जाती है। यह यमनी व्यापारियों और पांड्या साम्राज्य में व्यापार करने वाले लोगों द्वारा बनाया गया था। हाजी पियादा ये जो है उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में, कहाँ पर, बल्ख में। ठीक है। बल्ख प्रांत में एक इमारत, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नरधड़ मतलब टोरसो की पत्थर की मूर्तिकला निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में पाई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, हड़प्पा। ए, ऑप्शन नंबर ए, नरधड़ जो है टोरसो हड़प्पा मतलब केवल हड़प्पा में पाया जाने वाला यह एक प्रमुख कला तत्व है, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा में पाया गया था और इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। किससे, रेड सैंडस्टोन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के समूह को अध्ययन का वर्णन करता है। जनसंख्या समूह के अध्ययन का वर्णन कौन सा करता है इसमें से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंकोलॉजी। यह थोड़ा सा हिंदी है तो हिंदी आपको याद रखना है। समपारिस्थितिकी, यह इंग्लिश है, सिंकोलॉजी।
ठीक है। जनसंख्या समूह के अध्ययन को सिंकोलॉजी कहते हैं या हिंदी में कहते हैं समपारिस्थितिकी। ऑटोकोलॉजी जो है यह जो है पर्यावरण स्थिति के तहत व्यक्ति या किसी एक प्रजाति की एकल प्रजाति का अध्ययन करता है, ऑटोकोलॉजी। ठीक। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। तो इसको आपको याद रखना है, इसलिए इससे प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पूछने का तात्पर्य यही है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसे 2014 से शुरू किया गया। ठीक है, 2014 से शुरू किया गया। हॉकी के दिग्गज जो हैं ध्यानचंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो वेब पेज जो है वो HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और XML ये जो है यह जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो जितने हैं ये सभी जो हैं ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप जाइए हमारे चैनल पे और वहाँ पर कंप्यूटर सर्च करिएगा, कंप्यूटर एंड स्टडी जोन, तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस पड़ी हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो या UPPCL में किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर कंप्यूटर आता हो, बैंक का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं HTML, जावा, XML और C++, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, HTML। अगला प्रश्न है, इंस्टॉलेशन फाइल का विस्तार, मतलब ये जो इंस्टॉलेशन फाइल का जो विस्तार है वो पूछ रहा है, एक्सटेंशन। तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है INF, डॉट यहाँ पर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, .INF। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, UPS का पूरा नाम पूछा हुआ है। तो UPS का जो पूरा नाम होता है वो होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यह आम बिजली समस्याओं की स्थिति में बैटरी बैकअप पावर का समर्थन करता है, क्योंकि बिजली कटने की स्थिति में यह कंप्यूटर खुला रहता है। आप देखे होंगे जब भी कंप्यूटर हम लोग चलाते चलाते क्या होता है, लाइट कट जाता है। जैसे ही लाइट कटती है तो UPS जो होता है वो पावर बैकअप रखता है, और वहाँ पर बैकअप रखने से डायरेक्ट कंप्यूटर बंद नहीं होता। जिससे कि क्या होता है, कभी कभी हम किसी फाइल पर वर्क करते रहते हैं तो वहाँ पर लाइट कट जाने से वो डायरेक्ट बंद हो जाता है, तो हमारा वो सेव नहीं हो पाता। इससे बड़ी फाइलें भी क्या होती हैं, डिलीट होने का डर रहता है। इसलिए UPS लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, बैकअप बना रहता है लाइट पावर का, और वो कुछ देर तक चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपवर्तन के नियमों के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और सामान्य किरण की स्थिति क्या है? तो अपवर्तन के नियमों के अनुसार आपतित बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और सामान्य किरण सभी एक ही सतह पर गिरती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि तीनों समान सतह पर गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार किस बिंदु पर न्यूनतम होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। देखिए कैसे, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके अनुसार शरीर का भार मान लीजिए जो W होता है उसके द्वारा दिया जाता है, मतलब W बराबर mg। ठीक, W बराबर mg, जहाँ जो g है यह क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है, और जो किसके बराबर है, यह बराबर है Gm/r² के बराबर। यहाँ पर जो m और r है, इसे मानिए m और r, ये दोनों
ये दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है पृथ्वी का, और r क्या है, त्रिज्या है पृथ्वी का। ठीक है, क्योंकि शरीर का जो वजन होता है वो सीधे g के समानुपाती होता है। ये भी आपको याद रखना, यह प्रश्न बन चुका है। ठीक, तो ये रही आपके, अगर डाउट होगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउट क्लियर हो गई होगी। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो कौन है इसके आविष्कारक? इसके आविष्कारक हैं ऑप्शन नंबर सी, अर्नस्ट रूस्का और मैक्सनॉल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की तुलना में एक बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है, विघटन शक्ति होती है, और यह छोटी वस्तुओं की संरचना को जो होता है प्रदर्शित करती है। मतलब जितनी छोटी छोटी वस्तु होगी उसकी संरचना को किस आधार पे, किस आकार पे बना हुआ है, वो हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग देखें तो सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं को, जो बड़े अणुओं होते हैं, बायोप्सी नमूनों को, इन सभी चीज़ों की जांच के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्नस्ट रूस्का और मैक्सनॉल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर का जो उपयोग होता है, आप लोग ऑटोमोबाइल में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर यह जो है वो तत्कालिक गति को प्रदर्शित करता है। आप जैसे स्पीडोमीटर हम लोग जो जैसे बाइक चलाते हैं तो सामने देखते हैं कि इतनी स्पीड से जा रहे हैं, इतनी स्पीड से जा रहे हैं, इतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो वो तत्कालिक जो होता है गति को, उसको दर्शाता है। माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर जो होता है वो एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घटकों के सटीक माप के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले एक कैलिब्रेटेड स्क्रू को शामिल करता है। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट में ऑप्शन नंबर डी का, एक्सेलेरोमीटर। जो ये एक्सेलेरोमीटर है, इसका जो उपयोग है, देखिए पहले तो ये जाने कि यह एक विद्युत उपकरण है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? त्वरण बलों को मापने के लिए, जहाँ पर त्वरण सहित बल लगते हैं, त्वरण बलों को मापने के लिए। ठीक, तो अगर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओडोमीटर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में नाइट्रोजन कितना मौजूद है, कितना प्रतिशत मौजूद है, यह पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 78.09%। 78.09% है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? ऑक्सीजन का प्रतिशत देखेंगे तो 20.95% है, और ये ऑक्सीजन का है। आर्गन का देखेंगे तो 0.93% आर्गन है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो हमेशा पूछा जाता है यह प्रश्न, 0.03%। तो आप इसको याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है 0.03% होता है, आर्गन का 0.93% होता है, और ऑक्सीजन का 20.95% होता है, और नाइट्रोजन जो कि प्रश्न पूछा गया है आपके सामने है, यह 78.09% है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 78.09%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वे कठोर होते हैं। देखिए, उनका गलनांक कम होता है, उनके पास क्वथनांक भी कम होता है, और वे पानी में अघुलनशील होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, लेकिन वे कठोर होते हैं। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो यौगिक होते हैं इस तरह के आमतौर पर क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, ऐसा करें कि हम नाजुक होते हैं। ठीक है, इन यौगिकों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयनों के बीच आकर्षण बल के कारण उच्च गलनांक होते हैं और क्वथनांक भी होता है, मतलब उच्च गलनांक भी होता है और उच्च क्वथनांक भी होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो गया। ठीक, जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें तो ले सकते हैं जैसे केरोसिन। ठीक है, और उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ें। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, मिलाप मिश्र धातु है। मिलाप सीसा और
टीन के मिश्र धातु हैं। एक कम गलनांक होता है और एक साथ बिजली के तारों को वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो मिलाप है, मिलाप जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। टीन और सीसा के, टीन और लेड के क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुलायम होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। तो इनमें से सबसे मुलायम कौन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसी क्षार धातुएं मुलायम ही होती ही हैं। ठीक है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिथियम, सोडियम। इसके अलावा लिथियम भी मुलायम धातु होता है और पोटेशियम भी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस नाम से 2 या 2 से अधिक जीनों की घटना को एक दूसरे की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीन इंटरेक्शन। मेंडल ने बताया था कि प्रत्येक वर्ण जीन विशेष अभिव्यक्ति से प्रभावित होता है, लेकिन जब वर्ण एक से अधिक जीन के संयोजन से नियंत्रित होते हैं तो इसे इंटरेक्शन कहा जाता है। तो यह मेंडल का नियम था, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायलिसिस। देखिए ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न यहाँ पर गैप होगा इस जगह, मतलब डायलिसिस किसके उपचार के लिए किया जाता है। डायलिसिस जो है वो गुर्दे के उपचार के लिए किया जाता है। देखिए डायलिसिस को हिंदी में कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं, अपोहन। तो डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का गुर्दा खराब रहता है, मतलब वृक्क सही से काम नहीं करता है। तो गुर्दे से जुड़े रोगों को, जैसे लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन के प्रागैतिहासिक रूपों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, किस लॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान में जीवन के प्रागैतिहासिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म जानवरों और पौधों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। बायोग्राफी भूवैज्ञानिक अंतरिक्ष में और भूवैज्ञानिक समय के माध्यम से प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के वितरण का अध्ययन है। ऊतक विज्ञान जो है, ये जो ऊतक विज्ञान है, सूक्ष्म ऊतकों की संरचना का अध्ययन का मतलब किया जाता है इसमें। ठीक है, जो बायोकेमिस्ट्री है, जैव रसायन, इसमें रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं को और पदार्थों से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वह बायोकेमिस्ट्री में उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बायोकेमिस्ट्री याद रखिएगा, जीवित जीवों के जो भीतर होती है, जैसे रासायनिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया होती है, भौतिक रसायन क्रिया होती है, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बायो इंजीनियरिंग बनाने से संबंधित। बायो इंजीनियरिंग एक ऐसा जो टेक्निक है, ऐसा तकनीकी है जो कृत्रिम अंगों जैसे जोड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों को धातुओं द्वारा या प्लास्टिक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कृत्रिम अंग। बायो इंजीनियरिंग बनाने से संबंधित है, किससे, कृत्रिम अंग बनाने से संबंधित है बायो इंजीनियरिंग। ठीक, आपने अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबा दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन अगले आने वाली सभी वीडियो का आपको मिल जाए। अब यह सीरीज जो है एनटीपीसी की एग्जाम, जैसे हमने पहले ही बताया कि एनटीपीसी का जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक यह सीरीज स्टार्ट रहेगा।